हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट की समरी। और चूंकि समरी वीडियो है तो यहाँ पे मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको जस्ट की पॉइंट बताऊंगा और उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए गवर्नमेंट बजट क्या होता है। गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट अपनी एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को शो करती है ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। बिल्कुल सिंपल सा है, एक नंबर में आप इजीली लिख दोगे। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट किस चीज की? एस्टिमेटेड रिसीट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। फिस्कल मतलब फाइनेंशियल। 1/4 को शुरू होगा, 31/3 को खत्म होगा, जो भी आपका साल है वहां से। अब आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव 7 हैं, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ रखे हैं। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पहला ऑब्जेक्टिव आपका री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें गवर्नमेंट चाहती है कि किस तरीके से रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे सोशल वेलफेयर को इंक्रीज किया जा सके। सेकंड है आपका रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी को यूज करके चाहती है किस तरीके से रिच और पुअर के गैप को, पुअर की इनकम के गैप को कम किया जा सके, यानी रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे कीवर्ड रिच एंड पुअर के गैप की, इनकम की गैप की खाई को कम करना। थर्ड है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है ना देश में मंदी चाहती है सरकार, ना देश में बहुत तेजी चाहती है, मतलब ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो, इकोनॉमी स्टेबल रहे ताकि कोई अनसर्टेनिटी ना हो। फोर्थ है इकोनॉमिक ग्रोथ। सरकार चाहती है देश में हर साल आपका जीडीपी बढ़े, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस लगातार बढ़ जाए। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी से अच्छी होती रहे। फिफ्थ है आपका रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पेरिटी। जो हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं या और भी स्टेट हैं, तो कुछ स्टेट बहुत ऊपर हैं, कुछ बहुत पीछे हैं। तो सरकार चाहती है कि किस तरीके से जो रीजनल वाइज डिफरेंसेस हैं उसमें कमी की जा सके। तो सरकार यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे कीवर्ड है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जो बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं, सरकार वहां पे सेटअप करेगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ताकि उन स्टेट का भी डेवलपमेंट किया जा सके। फिर है आपका मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो सरकारी कंपनियां हैं, जो सरकार चाहती है कि ये बंद ना हो क्योंकि ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, तो सरकार उनकी मैनेजमेंट को भी देखती है, उनको अगर फंड की जरूरत है तो उसके लिए भी प्रोविजन बनाती है। और लास्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सरकार चाहती है किस तरीके से हम अपने देश के युवा लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू बजटरी पॉलिसी। तो सरकार बजट में ऐसी स्कीम रखती है, ऐसी योजना बनाती है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सके, लाइक मनरेगा या फिर और भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम हो सकते हैं, या सेल्फ स्टार्टअप जो आप कर सकते हैं, स्टार्टअप प्रोग्राम। इस तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से आप मान लीजिए कुछ ना कुछ तो पेपर में आता ही आता है। बजट कंपोनेंट। बजट के दो कंपोनेंट है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में भी दो बातें हैं, एक है रेवेन्यू रिसीट, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में भी दो बातें हैं, एक है कैपिटल रिसीट, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए बच्चों, जो रेवेन्यू बजट है ना, यहाँ पे आप की चीज याद रखिए, नो इम्पैक्ट ऑन, ए का मतलब एसेट और एल का मतलब लायबिलिटी। यानी रेवेन्यू बजट में जो भी आपका लेन देन होगा, जो भी आपका रिसीट हो या एक्सपेंडिचर हो, उसमें एसेट और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। और कैपिटल बजट में क्या है, इम्पैक्ट ऑन एसेट और लायबिलिटी। तो आपको याद रखना है जो रेवेन्यू आइटम है उसमें एसेट और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, और जो कैपिटल आइटम है उसमें एसेट और लायबिलिटी में चेंज होगा। आगे देखते हैं रेवेन्यू रिसीट। सबसे पहले इसी का पार्ट है रेवेन्यू बजट का। पैसा तो आएगा, बट इस पैसा आने के बाद भी ना तो आपके एसेट में कमी आएगी और ना आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। ये नीचे डाउन का मतलब है कम होना, ऊपर का मतलब है बढ़ना, और क्रॉस का मतलब है कि ये नहीं होगा। तो रेवेन्यू रिसीट में पैसा तो आएगा, बट पैसा आने के बाद भी ना तो एसेट कम होगा और ना लायबिलिटी बढ़ेगी। तो ऐसे रिसीट को बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पैसा तो जाएगा, खर्च होगा सरकार का, बट उससे ना तो एसेट आएगा, मतलब ना तो एसेट बढ़ेगा और ना लायबिलिटी घटेगी। पैसा जा रहा है, बट पैसा जाने के बाद भी ना तो एसेट बढ़ रहा है ना लायबिलिटी घट रही है। तो ये हो गए आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए इनके एग्जांपल देखते हैं। रेवेन्यू रिसीट के दो पार्ट हैं, पहला टैक्स रेवेन्यू या टैक्स रिसीट, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट क्या होती है,
जो सरकार को टैक्सेस से पैसा मिलता है, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू सॉरी, और इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, इस तरह से। तो टैक्स से जो सरकार को पैसा मिल रहा है वो हो गया टैक्स रेवेन्यू, और अदर देन टैक्स जो पैसा मिल रहा है वो हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे सरकार फीस लेती है कोई काम करने पे, फाइन्स लेती है, पेनल्टी लेती है, एस शीट, या फिर इनकम फ्रॉम स्पेशल असेसमेंट, इस तरह से ये सरकार की हो जाती है नॉन टैक्स रेवेन्यू, या फिर इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये सारे हो गए सरकार के टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए क्या होते हैं, इसके 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहला, वेजेस एंड सैलरी। सरकार जब किसी को सैलरी देती है अपने कर्मचारियों को, तो पैसा तो जा रहा है, लेकिन उससे ना तो एसेट बढ़ रहा है ना लायबिलिटी घट रही है। दूसरा कंपोनेंट सब्सिडी, सरकार जो सब्सिडी देती है। तीसरा मेन, इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार ने जो लोन ले रखे उस पर ब्याज पे करती है। चौथा, डिफेंस की सर्विसेज, जो सरकार डिफेंस की कंजम्पशन सर्विस होती है उस पर जो खर्चा करती है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। अब आइए आगे, कैपिटल शीट में क्या है, कैपिटल शीट में 2 कंपोनेंट है, इसमें एसेट लायबिलिटी में चेंज होगा। कैपिटल शीट, पैसा तो आएगा, बट पैसा आने से या तो एसेट कम होगा या लायबिलिटी बढ़ेगी। मतलब या तो आपने अपना कोई एसेट बेच दिया या आपने कर्जा ले लिया, उधार ले लिया, लायबिलिटी बढ़ गई। तो इसके भी 3 कंपोनेंट है। पहला, रिकवरी ऑफ लोन। दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट। तीसरा, बोरोइंग। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या है, सरकार ने मान लीजिए लोन दे रखा था स्टेट गवर्नमेंट को, तो जब लोन दिया होगा तो एसेट बढ़ गया होगा, लेकिन अब जब पैसा वापस मिल रहा है, रिकवरी हो रही है, तो एसेट कम हो गया। तो एग्जांपल हो गया एसेट कम हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर बेच दे तो सरकार की ओनरशिप कम हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। यहां पे भी एसेट कम हो गया। इन दोनों को एक टर्म यूज करते हैं इन दोनों के लिए, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल शीट। रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक टर्म यूज होती है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। और तीसरा तो नाम से क्लियर है, बोरोइंग। पैसा तो आया लेकिन इससे लायबिलिटी बढ़ गई, तो या तो एसेट घटेगा या लायबिलिटी बढ़ेगी, तो उसे बोलेंगे कैपिटल रिसीट। और बोरोइंग का एक नाम हो रहा है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ये आपको टर्म्स न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होंगी। आइए लास्ट देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पैसा तो जाएगा, बट पैसा जाने से या तो एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी घटेगी। तो पैसा तो जा रहा है, या तो एसेट बढ़ रहा है या लायबिलिटी घट रही है। इसके भी देखिए मेन कंपोनेंट क्या है, सरकार खर्चा करे लैंड बिल्डिंग पे तो एसेट बढ़ गया, या मशीन इक्विपमेंट पे तो एसेट बढ़ गया, तो पैसा तो जा रहा है लेकिन एसेट बढ़ रहा है। या सरकार किसी कंपनी के शेयर खरीद ले, परचेज ऑफ शेयर, तो पैसा तो जा रहा है लेकिन एसेट बढ़ रहा है। या फिर सरकार लोन रीपे कर दे तो पैसा तो जा रहा है लेकिन लायबिलिटी घट रही है। तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको इतनी समरी में सारी चीज समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप जरूर पूछिए, और इसका सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिशिएंसी ऑफ बजट। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।